आज हम आपको जो जगह दिखाने जा रहे हैं, उस जगह में शाक्य कुल के इतिहास की बहुत गंभीर और दुख भरा इतिहास छुपा हुआ है। हजारों की संख्या में शाक्यों को लाकर के यहाँ पर उनका वध किया था। दोस्तों नमस्कार, नवबुद्धा ट्रस्ट लेख। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही हृदय विदारक अर्थात कहा जाए कि एक बहुत ही दुख भरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। और इस पूरी कहानी को, इस घटना को समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आपको ये जो घटना है, कहानी है, उसके बारे में समझ में नहीं आ सकता है। तो दोस्तों, ये बात भगवान बुद्ध के समय की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कपिल वस्तु पर राजा शुद्धोधन राज्य करते थे। जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था तो उस समय वो वहां के राजा थे, लेकिन कपिल वस्तु की अपनी एक व्यवस्था थी। एक छोटा सा राज्य था जिस पर समय समय पर अन्य अन्य राजा अर्थात शाक्यों के जो परिवार के राजा हुआ करते थे, वो बारी बारी से उस पर अपना शासन चलाते थे। वहां एक चुनाव की व्यवस्था थी। किसी दूसरे राज्य को जैसा कि पहले हड़पने के बाद, अत्याचार करने के बाद, युद्ध करने के बाद जीतने से राजा बनते थे, वैसी व्यवस्था शाक्यगढ़ राज्य कपिलवस्तु में नहीं थी। वहां के राजा लोग जो है अपने अपने टर्म को पूरा करते थे, फिर जनता के द्वारा चुने हुए नए राजा का राज्याभिषेक होता था और वो अपना शासन चलाता था, जनता की देखभाल करता था। पड़ोस में एक राज्य था, कौशल राज्य, जिसकी राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी। कौशल प्रदेश के महाराजा प्रसेनजित थे और प्रसेनजित एवं कपिलवस्तु के राजाओं के साथ हमेशा बहुत ही अच्छा संबंध रहा है। हमेशा एक दूसरे के साथ अच्छा उनका तालमेल था और होना भी चाहिए, क्योंकि उस समय जो व्यवस्था थी तो वो एक दूसरे पर आधारित थी। और ऐसा भी माना जाता है कि जो शाक्यगढ़ राज्य था वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं था, अर्थात इतना ज्यादा बलशाली नहीं था कि दूसरे राज्य पर वो कुछ अधिकार दिखा सके। राजा प्रसेनजित का राज्य कौशल वो बहुत ज्यादा बलशाली था और उनका अधिकार कहीं न कहीं कपिलवस्तु पर भी था। एक प्रकार से था, देखा जाए तो उनका आधिपत्य भी रहता था। तो कपिलवस्तु के राजा अर्थात कपिलवस्तु के जो शाक्य हैं, उस समय जाति व्यवस्था के अनुसार अग्रणी माने जाते थे, उच्च कुल के माने जाते थे। और उस कुल में तब ज्यादा और एक प्रकार से ख्याति बढ़ जाती है जब सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है और आगे जाकर के वो बुद्धत्व की प्राप्ति करते हैं। और बुद्धत्व की प्राप्ति करने के बाद उनका जो यश है आसपास के देशों में, प्रदेशों में बहुत ही तेजी से फैला और शाक्यों के जो अपने एक कहा जाए कि सोने पे सुहागा करने जैसा काम हुआ। उनके जो एक गर्व करने की बात कहें तो उनके अंदर बहुत ज्यादा गर्व आ गया। तो गर्व करना अच्छी बात था, लेकिन लोगों के अंदर एक अहंकार भी आ जाता है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गर्व और अहंकार को समझ नहीं पाते हैं। पड़ोस के राजा प्रसेनजित जो कि बलशाली तो थे ही थे, लेकिन उनके जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो जाति की व्यवस्था थी, वो शाक्यों से थोड़ी सी निम्न थी। इस वजह से वो बलशाली होने के बावजूद भी उनकी जो ख्याति थी उतनी नहीं फैलती थी। तो राजा के मन में कहीं न कहीं इस बात का एक प्रकार से देखा जाए तो क्या कहेंगे इसको कि टीज तो थी कि छोटे से गणराज्य का नाम इतना है, मेरे इतने बड़े राज्य का और मेरा इतना बड़ा नाम नहीं हो पा रहा है। खैर, बातें चलती रहीं। राजा प्रसेनजित के बारे में धम्मानंद कौशाम्बी जो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है कि वो मातंग जाति के पूर्वज थे। तो ये उस ऐतिहासिक दृष्टिकोण के उनके आधार पर मैं कह रहा हूं कि वो मातंग जाति के पूर्वज थे। तो सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ये जो जाति है वो निम्न रही होगी। निम्न का अर्थ शाक्यों से जो है कि दूसरे पायदान पर रही होगी। दोस्तों, कपिलवस्तु में और इसके अलावा भगवान बुद्ध को लोग आमंत्रित करते रहते थे, उनको बुलाते थे, भोजन पर बुलाते थे। और जो शाक्य वंश के लोग थे वो अक्सर भोजन ग्रहण कराते थे।
500 भिक्षुओं के साथ, कभी 100 भिक्षुओं के साथ समय समय पर वहां जाया करते थे, आते जाते रहते थे। लेकिन इस चीज को राजा प्रसेनजीत भी चाहते थे कि उनके घर पर भी भिक्षु संघ आए, उनके घर पे आकर के भोजन दान करे। लेकिन घर में ऐसी खास व्यवस्था नहीं थी जो उस चीज को समझ सके, जो उनका भिक्षुओं का आदर सत्कार कर सके, जो अच्छी तरह से रख रखाव कर सके। जबकि जो साक्यों के कुल के लोग थे तो उनको भली बात पता था कि किस प्रकार से वो बुद्ध का सत्कार करें, किस प्रकार से नमन करें, किस प्रकार से आमंत्रित करें। तो राजा प्रसेनजीत ने सोचा कि क्यों न मैं जो है साक्यों की राजकुमारी से शादी कर लूं। अगर साक्यों की राजकुमारी से शादी कर लेता हूं तो मैं भी उनके परिवार का रिश्तेदार बन जाऊंगा, और परिवार का रिश्तेदार बन जाऊंगा। जब मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी तो उसको गद्दी पर बैठाया जा सकता है, राजकुमार को एक प्रकार से राजा बनाया जा सकता है, और फिर हम लोग भी उस बिरादरी में सम्मिलित हो जाएंगे, और हमारे यहाँ भी जो कि भिक्षु संघ है या फिर उस वंश के जो लोग हैं उनका आदान प्रदान होगा, आना जाना होगा, और हम भी एक तरह से हो जाएंगे। ये विचार राजा प्रसेनजीत के मन में आया। लेकिन ये बात इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि साक्य लोगों का अपना एक अभिमान था, और उस समय कभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि साक्य की जो राजकुमारी अर्थात लड़की को किसी अन्य समाज में विवाह कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता था। लेकिन राजाओं के समय की एक व्यवस्था ये भी थी कि राजा लोग जिसको भी चाहें, जिस भी महिला को चाहें, वो अपने जो रव निवास है अर्थात अपने एक प्रकार से रानी बना सकता था, उसको अपने घर में रख सकता था, जितना चाहे वो शादियां कर सकता था। ये राजाओं की एक परंपरा थी, और किसी राजा के घर में किसी की शादी हो जाए, किसी भी जाति की पर और उसकी रही हो, तो वो अपने आप को एक प्रकार से गौरवान्वित समझते थे, गौरव मानते थे। और होना भी यही है कि इतने बड़े राजा, किसी भी राजा के घर में अगर किसी महिला का विवाह हो जाए, उस घर से संबंध जुड़ जाए, तो अपने आप में एक राजकुल के लोग ही माने जाते थे। तो ये सबकी एक चाहत थी, उसमें कोई बुरा नहीं मानते थे। तो एक राजा के कई कई रानियां हुआ करती थी। तो राजा प्रसेनजीत के उन रानियों में कोई भी साक्यों की राजकुमारी नहीं थी। सब की सब अपनी ही जो जाति है उसकी राजकुमारियां, उसकी लड़कियां हुआ करती थी। राजकुमारियां कहने का, या राजकुमारी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस जात से मिले हुए जो महिलाएं हैं वो वहां पर रहती थी, राजा के साथ रहती थी। तो ये व्यवस्था वहां पर चल रही थी। दोस्तों, श्रावस्ती के एक बहुत ही धनी व्यक्ति सेठ सुदत्त थे, और इसके अलावा जो कि विशाखा वहां की थी, सुप्पवासा वहां की थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके यहाँ भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ समय समय पर भोजन करने आता था। 400-500 की संख्या में भिक्षु लोग आकर के भोजन करते थे, और वो लोग बहुत ही श्रद्धा के साथ उनको भोजन देते थे, उनका सत्कार करते थे। तो इसी प्रकार से इसी व्यवस्था को राजा प्रसेनजीत भी चाहते थे कि उनके साथ भी ऐसी घटना होने लगे, उनके घर में भी जो है भिक्षु संघ आना जाना प्रारंभ कर दे। तो ये जो समस्या राजा के सामने थी, तो एक दिन राजा ने अपने जो अमात्य हैं और राज दरबारियों को सबको सभा के लिए बुलाया, और सभा में जब आमंत्रित किया तो राजा ने ये अपनी कहानी कहा जाए तो ये जो अपनी एक प्रकार से इच्छा है उनके सामने जाहिर की। तो जब ये इच्छा जाहिर की गई तो सारे के सारे अमात्य और जो राजघराने के लोग थे एक प्रकार से हैरान हो गए। बोले कि राजन, ये संभव नहीं है, ये कैसे संभव हो सकता है? साक्य लोग जो है उच्च कुलीन के लोग हैं, वो हिरगिज भी अपनी लड़की को, कन्या को हम लोगों को नहीं दे सकते, हम लोगों के घर की बहू नहीं बना सकते हैं, ये संभव नहीं होगा, ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो इस प्रकार के कई जो है सजेशंस आए, चर्चा हुई, लेकिन ज्यादातर लोगों का विचार यही था कि ये संभव नहीं हो सकता है, बहुत ही मुश्किल वाला काम है। राजा ने जब इन लोगों की बात सुनी तो वो एक प्रकार से क्रोधित हुए। बोले तो ऐसा क्या है उनके अंदर, साक्यों के अंदर ऐसा क्या खासियत है? अगर वो बल में ज्यादा है तो हमसे युद्ध कर ले, युद्ध में अपनी श्रेष्ठता दिखा दे, जो जीत जाए वही श्रेष्ठ हो जाएगा।
उनके पास जो गौरव करने की बात है तो वो यही तो है कि वो उनके कुल में भगवान बुद्ध ने जन्म लिया है, यही तो गौरव करने की बात, इसके अलावा क्या है। इस प्रकार की बात राजा ने उन अमात्यों के सामने रखी। तो हालांकि जब राजा कोई बात कहे तो अन्य लोगों की तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि बहुत ज्यादा उनके साथ काउंटर जो है उत्तर उनको दे सके। राजा ने कहा कि आप सभी लोग मिलकर के उपाय खोजिए। तो उनमें से एक वृद्ध या बुजुर्ग अमात्य बोला कि महाराज, अभी जो है क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। क्रोधित होंगे, युद्ध करेंगे तो सारा का सारा काम बिगड़ जाएगा। हमें बहुत ही चतुराई से अर्थात बुद्धि का उपयोग करना है। बुद्धि का उपयोग करके हम इस जो समस्या है, जो आपकी इच्छा है, उसका समाधान ढूंढ सकते हैं। आप मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। तो उस समय पाया कि कपिलवस्तु के राजा की जो राजगद्दी है महानाम ने संभाल ली थी। चुनाव में महानाम को जो है कि वहां का राजा मान लिया गया था। फिर उस बुजुर्ग अमात्य ने कहा कि महाराज, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कपिलवस्तु जाता हूं और वहां के महाराज महानाम से जाकर के विनती करता हूं, आपकी समस्या है तो उनके सामने रखता हूं और निश्चित रूप से अगर हम कोई बातचीत करेंगे तो इसका समाधान निकल सकता है। तो राजा ने तुरंत उस अमात्य से कहा, ठीक है, आप अभी जाइए और जाकर के राजा के सामने, राजा महानाम के सामने ये बात रखिए। उनसे ये कहिए कि राजा प्रसेनजित की इच्छा है। और फिर जो अमात्य हैं वो कपिलवस्तु के तरफ चले जाते हैं अन्य लोगों के साथ, अन्य अपने साथियों के साथ। वहां से जो कि श्रावस्ती है वहां से प्रस्थान करके वो कपिलवस्तु पहुंच जाते हैं। उनका वहां पर बहुत ही आदर होता है, सत्कार होता है, क्योंकि ऐसे जब बड़े लोग आते हैं तो निश्चित रूप से एक व्यवस्था होती थी, जैसा कि आज भी होती है। कहीं दूसरे प्रदेश का राजदूत या फिर कोई मंत्री या फिर कोई प्रतिनिधि जाए तो निश्चित रूप से आओ भगत होती थी। तो राजा महानाम ने उनको अच्छी तरह से रखा, व्यवस्था की, बैठाया। जब बैठाया गया तो उसके बाद राजा महानाम ने उनसे पूछा कि आखिर आप लोग यहाँ पर क्यों पधारे हैं। तो उसके बाद जो अमात्य हैं, जो राज परिवार के अधिकारी थे, उन्होंने उनसे कहानी शेयर की। राजा महानाम से कहा कि उनका यहाँ आने का औचित्य क्या है। तो फिर ये बात जो है जब राजा महानाम ने सुनी तो वो कुछ कह नहीं सके, वो चुपचाप रहे। और न कह पाने की वजह भी थी, क्योंकि वो जानते थे कि राजा के इस प्रस्ताव को ठुकरा देना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कौशल राज बड़ा बलशाली है, राजा प्रसेनजित भी बलशाली है। तो उनसे कैसे मना किया जाए और कैसे हाँ किया जाए, तो बहुत बड़ी एक प्रकार से दुविधा पड़ गई। तो फिर वो मौन रहे और मौन रहने के बाद उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे यहाँ अतिथि के रूप में कुछ दिन रहिए और हम लोग अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके आपको इस बात का जवाब देंगे। आप लोगों को हम बताएंगे कि आपकी जो इच्छा है, जो आपके महाराजा की इच्छा है, जो प्रस्ताव भेजा है, उसे हम स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, आपको कुछ दिन में इसका जवाब दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद जो अमात्य और अधिकारीगण गए थे वो कपिलवस्तु में कुछ दिन अतिथि के रूप में अतिथिशाला में रहने लगे। जब ये बात कपिलवस्तु के राजघराने को और वहां के लोगों को पता लगा तो वो बहुत ज्यादा भौचक्के रह गए, खलबली मच गई। किसी को इस बात की या जो राजा प्रसेनजित का जो प्रस्ताव है वो कोई भी मानने को तैयार नहीं हुआ, बिल्कुल भी सबने मना कर दिया। तो फिर राजा जो महानाम थे उन्होंने सभा बुलाई, अपने अमात्यों को बुलाया, जो राज दरबार के जो परिवार के लोग तो उनको सबको बैठा करके उनके सामने एक सभा की, उनके समक्ष एक उपाय निकालने की कोशिश की। तो उनमें से बारी बारी से जो बुजुर्ग थे, जो सीनियर थे, जो अधिकारी थे अर्थात अमात्य थे, जो सलाह मशवरा देने वाले लोग थे, सलाहकार कह सकते हैं, तो उन्होंने बहुत ही विनम्र साथ राजा महानाम से कहा कि महाराज, कि जैसे कि सिद्धार्थ, आनंद, अनिरुद्ध इत्यादि के प्रवज्जित होने के बाद, श्रामणेर बनने के बाद भी आपने बहुत ही अच्छी तरह से राज्य की व्यवस्था को संभाला है, आपने अच्छी तरह से प्रजा को रखा हुआ है। तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, तो आप ही समाधान, इस जो समस्या है उसका समाधान निकाल सकते हैं, हम लोग इसमें बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जब बात
महाराज के पास गई तो महाराज भी सोचने लगे कि आखिर को कुछ तो विचार करना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। जब सभा चल ही रही थी तो उसी समय एक अमात्य उठकर खड़ा हो गया, आग बबूला हो गया। अरे क्या बात कर रहे हैं महाराज, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम जो है कि कहीं भी कंप्रोमाइज कर लें और हम दब जाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा खड़ा हुआ क्रोधित होके, हम उनको जो है राजा प्रसेनजित और उनके लोगों को अभी सबक सिखा देंगे, हम उनके राज्य पर आक्रमण कर देंगे। इस प्रकार की जो है बहुत ही एक हॉट टॉक कह सकते हैं, अर्थात माहौल जो है सभा का गर्म हो गया। एक से एक खड़े होकर के जो है जो सेना के लोग थे, नौजवान जो थे, वो बहुत ज्यादा क्रोधित होकर ये बातें कहने लगे। लेकिन राजा ने उस समय बहुत ज्यादा कोई जवाब नहीं दिया, वो सबकी बातों को तसल्ली से सुनते रहे। वो जानते थे कि राजा प्रसेनजित के खिलाफ या उस प्रस्ताव को पास न करना, उनकी बात को न मानना, ये बहुत बड़ी भूल होगी और उनका सामना नहीं किया जा सकता। इसलिए वो वहां पर शांत रहे और कुछ तुरंत जवाब देने की स्थिति में नहीं आए। राजा ने उनसे कहा कि जो प्रस्ताव राजा प्रसेनजित की तरफ आया है, मानता हूं कि बहुत ज्यादा गंभीर है, निंदनीय है, हम लोग कोई भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन राजा प्रसेनजित बहुत ही बलशाली राजा हैं। अगर हमने उनकी इस प्रस्ताव को नहीं माना तो हो सकता है कि वो हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारी जनता को एक प्रकार से वो नुकसान पहुंचा दे। तो हम लोगों को उनके इस प्रस्ताव को कहीं न कहीं चतुराई से स्वीकार करने की आवश्यकता है, स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा राजा ने उनके सामने कहा। और सभी ने फिर बारी बारी से एक प्रकार से, हाँ राजन आप सही कह रहे हैं, आपका जो विचार है वो ठीक है, हम लोग इसके लिए कोई दूसरा तरीका निकाल सकते हैं। लेकिन जो साक्यों की राजकुमारी की बात है या कन्या की बात है, वो उनको हम हरगिज नहीं देंगे, उसके लिए हम दूसरा कुछ काम करेंगे। इस प्रकार की भूमिका वो सभा के अंदर बनाई गई। फिर उसके बाद जो अमात्य थे उन्होंने कहा कि हमें एक छोटी सभा बना लेनी चाहिए, उसमें से 4-5 जो बहुत ही प्रमुख अमात्य हैं उनको चुन लेना चाहिए और उनकी सभा को उनमें से उन्हीं के ऊपर डिसीजन छोड़ देना चाहिए कि आखिर कोई समस्या से कैसे समाधान पाया जा सकता है। कुछ दिन बाद फिर सभा बैठी, फिर उसमें से एक अमात्य ने कहा कि महाराज मेरे सामने एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है। तो महाराज ने बोला कि क्या है, आखिर क्या कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि क्यों न राजा प्रसेनजित को किसी दासी पुत्री को दे दें, दासी पुत्री को रानी बना करके भेज दें। और किस बहाने कि ये साक्यों की राजकुमारी है, साक्यों की कन्या है, राजकुमारी का मतलब कन्या है, साक्य कुल की लड़की है। तो ये हम लोग झूठी तरीके से, झूठी एक प्रकार के बहुत ही चतुराई से इस कन्या को विदा कर देंगे और हमारे जो राजा प्रसेनजित का प्रस्ताव है वो भी पूरा हो जाएगा और हमारे अंदर जो, हमारे ऊपर जो आफत आ पड़ी है वो भी टल जाएगी। तो इस बात को लेकर के सभी लोग जो है सहमत हुए, हाँ बहुत बढ़िया, ऐसा ही हमें करना चाहिए, ये तो सुझाव बहुत ही अच्छा है, इसको तुरंत ही लागू करना चाहिए। फिर राजा ने कहा कि हाँ हमारे यहाँ एक दासी है, उसका नाम नागमुंडा है और नागमुंडा की पुत्री बासव जो खत्तिया अर्थात बासव क्षत्रिय, वो बहुत ही सुशील है, बहुत ही सुंदर है। तो क्यों ना इस लड़की को साक्यों की लड़की बता करके और राजा प्रसेनजित के साथ विदा कर दिया जाए, उसकी एक प्रकार से इनको पत्नी के रूप में दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। इस बात को सुनकर के सभी लोग बहुत खुश हुए, सबने हामी भर दी कि ये जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा है। तो इस प्लान पर जो है आगे कार्य होने लगा। आखिर को ये सिद्ध करना था, जो राजदूत आए हुए थे उनको सिद्ध करना था कि ये साक्यों की ही कन्या है। तो सब लोगों ने प्लानिंग बनाई, जो अमात्य लोग थे, राज परिवार के लोग थे, उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि जो बासव खत्तिया है, जो दासी पुत्री है, तो दासी पुत्री को मेरे साथ जो है भोजन कराना है। क्योंकि उस समय जो पुत्री पिता के साथ अगर भोजन कर ले या फिर एक थाली में अगर खा ले तो माना जाता था कि वो एक ही रक्त के हैं, एक ही परिवार के हैं। अर्थात जो दासी पुत्री होगी उसके साथ तो हरगिज भी राजा लोग तो भोजन नहीं कर सकते थे। राजा ने उनसे सबसे कहा कि मेरा आसन लगवाया जाए और आसन मेरे साथ साथ और बासव खत्तिया के भी लगाया जाए और एक ही थाली में भोजन लाया जाए। और जब भोजन लाएंगे तो जब मैं भोजन करना जैसे ही शुरू करने वाला हूं उसी समय आप लोग क्या करना कि एक लेटर लेकर के आ जाना।
तो मैं लेटर पढ़ने लगूंगा, लेटर पढ़ने में व्यस्त हो जाऊंगा, तब तक जो है खत्तिया भोजन कर लेगी, तो मुझे भोजन भी नहीं करना पड़ेगा और दिखावा भी हो जाएगा कि जो कि राजा ने एक साथ भोजन किया। तो वैसे ही ये प्लान काम कर रहा था। तो उस कन्या को बुलाया गया, भोजन भी लगाया गया, भोजन भी प्रारंभ किया गया। जैसे ही भोजन राजा ने उठाने की कोशिश की, वैसे ही जो कि एक उनका दरबारी है वो लेटर लेकर के आ जाता है, झूठ मूठ का कोई भी पत्र रहा होगा वो लेकर के आ जाता है उनके सामने, और फिर राजा उसको पढ़ने लगते हैं, और वो उसको बड़े आराम से, हालांकि उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा किसको पता, तो वो समय काटने का एक प्रकार से कार्य कर रहे थे, बहाना बना रहे थे। तब तक वो पत्र पढ़ता रहा जब तक कि वासव खत्तिया ने भोजन नहीं कर लिया। तो वैसे ही भोजन कर लिया, वैसे ही जो है कि राजा ने अपना पत्र पढ़ना भी बंद कर दिया। तो एक प्रकार से एक दिखावा जैसा करने लगे कि हाँ जो है एक साथ में भोजन किया। जैसे ही वो हाथ धुलने लगे, खत्तिया हाथ धुलने लगी, वो भी हाथ धुलने लगे, तो उसी समय जो है राजदूत आए, जिन राजदूतों को बुलाया गया था, जो प्रस्ताव लेकर के आए थे, तो उन्होंने तुरंत देख लिया कि हाँ यार ये तो वास्तव में शाक्य कन्या है। देखो राजा और ये लड़की दोनों एक थाली में भोजन कर रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए। अब इस घटना को देखने के बाद फिर महानाम ने जो है उन राजदूत ने कहा कि हमें आपका प्रस्ताव, राजा का प्रस्ताव मंजूर है, तो अब आप जाकर के राजा से कह सकते हैं, और इस लड़की के क्या गोत्र है, क्या नाम है, क्या वंश है, सारा का सारा एक राजपत्र में लिख दिया गया है। इसको लेकर के जाकर जाइए और राजा को दिखाइए कि हमें आपका जो प्रस्ताव स्वीकार है। तो जैसे ही ये अमात्य लोग या सरकारी लोग जब राजा प्रसेनजित के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं महाराज आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी, तो राजा दौड़ के एकदम से आए कि क्या हुआ। बोला कि राजा जो कपिलवस्तु के राजा महानाम ने आपके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, वो शाक्य की पुत्री, शाक्य कन्या को आपको देना चाहते हैं, आपके घर की एक राजकुमारी बनाना, माता रानी बनाना चाहते हैं। तो राजा तो चाह ही रहा था और बहुत खुश हुआ, मन में बहुत सारे विचार आने लगे। होता ना कि जब किसी को इस प्रकार के एक इच्छा पूर्ति हो जाए तो बहुत तरह के विचार आ जाते हैं, बहुत तरह के विचार आने लगे, कैसे करूंगा, बहुत भव्य तरीके से शादी करूंगा, इस तरह से विचार आने लगे। उसके अलावा भी राजा के मन में संदेह भी था कि आखिर को कैसे ये संभव हो सका, कैसे ये संभव हो गया कि इस प्रकार के जो प्रस्ताव है वहां के राजा ने मान लिया। तो फिर भी उनका हाँ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि न माना, वो मान लिया होगा। फिर भी जो राजा प्रसेनजित ने अपने गुप्तचरों से, अधिकारियों से कहा कि इन साक्यों पर नजर रखनी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो छल कपट से हमको कहीं दासी पुत्री दे दी हो और साक्यों की लड़की बता दी हो। तो राजा के जो अमात्य थे उनका नहीं राजन, ऐसा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से उनको देखा कि एक थाली में खाते देखा, एक थाली में उनको भोजन करते देखा, ऐसा नहीं हो सकता है। तो राजा ने उनकी बात मान ली कि ठीक है आप लोग कह रहे हैं तो मान लेते हैं, लेकिन फिर भी नजर रखना। एक बार राजा को और जब संदेह हुआ तो उन्होंने क्या किया कि फिर से जो है कि एक पार्टी को भेज दिया। और उस समय क्या था कि एक दूसरे के दरबार में एक दूसरे के जो जासूस रहा करते थे, तो कौशल राज्य के राजमहल में श्रावस्ती के भी एक दो जासूस थे। तो फिर से जब राजा ने ये प्लानिंग बनाया कि फिर से चुपचाप जाकर के चेक करो कि वास्तव में ये खत्तिया के, माफ कीजिए, ये साक्यों की ही लड़की है कि नहीं है। फिर जब वो वहां पर जाते हैं तो उससे पहले जो इनके जासूस हैं पहुंच करके सारी बातें बता देते हैं कि ये राजा प्रसेनजित आपके यहाँ ऐसे ऐसे एक जासूस भेजने वाले हैं, चेक करना चाहते हैं कि वास्तव में ये कहीं दासी पुत्री तो नहीं है। फिर जैसे ही वो वहां से चलते हैं उससे पहले ही जासूस वहां पहुंच करके सारी कहानी बना देते हैं। फिर राजा महानाम ने पहले की तरह एक व्यवस्था बनाई, वही भोजन साथ में करना, फिर पत्र लेकर के आना। फिर से उनको जब ये पूरी यकीन हो गया, राजदूतों को यकीन हो गया, अमात्यों को यकीन हो गया, तो उन्होंने कहा कि राजा जो है अब चाहते हैं कि आप जो है राजकुमारी को विदा कर दें और हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। तो राजा महानाम तो बहुत ज्यादा खुश हुए, वो चाह ही रहे थे कि ये जो संबंध हो जाए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप एक दो दिन ठहरिए, तब तक जो है मैं कन्या को तैयार करता हूं, उसको जो है विदा करने के लिए बहुत सारे आभूषण चाहिए होते हैं, तो ये सारी व्यवस्था करता हूं, तो आप एक दो दिन ठहरिए। तो एक दो दिन ठहरने के बाद फिर जो
वासव कन्या थी उसको सजावट की गई, दुल्हन की तरह सजाया गया। ऑफकोर्स दुल्हन की तरह ही सजाना था, विदा करना था। तो जब विदा किया तो वो इतनी सुंदर लग रही थी कि कुछ कहिए मत। एक प्रकार से वैसे ही सुंदर थी, तो फिर आभूषण से और जब ढक दिया जाए तो और ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर उसको लेकर के जो वहां के श्रावस्ती के जो अमात्य थे और राज दरबार के लोग थे, वो जब वहां पहुंचे राजा प्रसेनजीत के सामने वासव खतिया को जब अर्पित किया, तो वो बहुत ज्यादा खुश हुआ कि हाँ, ये तो वास्तव में बहुत सुंदर कन्या है। और जो प्रसेनजीत, माफ कीजिए, महानाम जो कि कपिलवस्तु से हैं, राजा हैं, उन्होंने जो चुनी है वो निश्चित रूप से ये सही ही चुनाव किया है। कुछ समय बीता और बीतने के बाद जो वासव खतिया थी, वो परिवार के सारे कार्यों को बहुत अच्छी तरह से करती थी, क्योंकि उसको पता था। उसकी माँ ने, जो नागमुंडा दासी थी, उसने सारा बताया कि आपको किस पर्पज से जाना है, को कभी भी किसी को भनक न लगे कि आप दासी पुत्री हो, पूरे परिवार को लेकर के चलना है, सबको संभालना है। तो उसके फिर जब जो वासव खत्ते जब आ गई, तो उनके राजा प्रसेनजीत के परिवार वो दरबार में भी भिक्षुओं का आवागमन हुआ, भोजन दान इत्यादि होता रहा, बुद्ध भी पधारते रहे। तो ये बहुत अच्छा होने लगा। सारे का सारा जो एक प्रकार से प्रसिद्धि है उसको भी मिलने लगी, और राजा प्रसेनजीत बहुत ज्यादा खुश हुए, बहुत ज्यादा वो है अपने आप को भी मानने लगे कि अब जो है मैं भी उस कुल से जुड़ गया हूं। कुछ समय बीत जाने के बाद उस जो दासी है, जो वासव खतिया है, उससे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो पुत्र की प्राप्ति के बाद उसका नाम रखने के लिए राजा प्रसेनजीत की जो दादी थी, उनके पास संदेश वाहक को भेजा जाता है कि जाओ और दादी को ये बात बताओ कि आपको एक और नया एक प्रकार से नाती आया है, उसका नाम रखा जाए। जब दादी ने नाम रखने के लिए सोचा, तब उसके मन में विचार आया कि जो वासव खतिया है, तो वो पुत्र रत्न से पहले तो बहुत ज्यादा सुंदर थी। ऑफकोर्स पुत्र होने के बाद और ज्यादा सुंदरता उसके चेहरे पर आ गई होगी। तो माँ इतनी जब सुंदर है, तो सुंदरता की वजह से जो राजा प्रसेनजीत की वो बहुत ज्यादा प्रिय हो जाएगी, अर्थात बल्लभ प्रिय बन जाएगी। तो इस आधार पर बच्चे का नाम दादी ने बल्लभ रखा, बल्लभ। लेकिन जो संदेश बाग था वो ऊंचा सुनता था, तो संदेश बाग ने बल्लभ न सुन करके विडुडव सुन लिया। तो दोस्तों, अब असली कहानी शुरू होती है कि मैं जो कहानी बताने जा रहा हूं वो विडुडव की कहानी है। तो विडुडव बहुत बड़ा अत्याचारी, अर्थात जिसने साक्यों का नरसंहार किया था। अब सच्ची कहानी यहां से प्रारंभ होती है। आप इसको और अच्छी तरह से सुनिए, पूरा वीडियो आगे भी आप देखिए, तभी जाकर के समझ पाएंगे। इसके बाद संदेश वाहक दादी के द्वारा दिए गए नाम को लेकर के राजा प्रसेनजीत के पास आते हैं और बताते हैं कि दादी माँ ने आपके पुत्र का नाम जो है कि विडुडव रखा है। तो उसके बाद उस बच्चे का नाम विडुडव बन जाता है। उसका अच्छी तरह से लालन पालन होता है, सारा कुछ अच्छी तरह से होता है। और शीघ्र ही जो दासी कन्या बल्लभ, जो क्या कहते हैं, वासव खतिया थी, तो वासव खतिया को राजमहिषी बना दिया गया। राजमहिषी मतलब अग्रणी जो रानियों में जो श्रेष्ठ रानी, उनको घोषित कर दिया गया, अर्थात उस दरबार की महारानी बन गई। धीरे धीरे जो बच्चा बड़ा हो जाता है, 7 साल 8 साल का होता है, तो बच्चे जो है अन्य बच्चों के साथ खेलता है। विडुडव अन्य लोगों के बच्चों के साथ खेलता है, और सब बच्चे जो हैं कहते ही हैं कि आज मेरे मामा आए हैं, मौसी आई है, मैं नानी के घर गया था, मेरे नाना के यहाँ ये है वो है, सब जो ऐसे जिक्र करते हैं। और सब बच्चों की इच्छा होती है कि वो अपने ननिहाल जाए। तो बच्चा जो विडुडव था वो भी चाहता था कि वो भी अपने ननिहाल जाए। अपनी माँ से पूछता था कि माँ, हमारे ननिहाल में क्या है, कौन कौन है, इस प्रकार की उसकी भी जिज्ञासा हुई। तो माँ हमेशा कुछ न कुछ कह के बहाना बना देती थी कि ऐसा है वैसा है, समय नहीं है, रास्ता बहुत दूर है। तो जब 16 वर्ष का विडुडव हो गया तो वो जिद करने लगा। तो 16 वर्ष होने के बाद तो बालक काफी बड़ा हो जाता है। वो जिद करने लगा और बोला अपनी माँ से कि माँ, मुझे अब ननिहाल जाना है, आप हमेशा मुझे ननिहाल नहीं भेजते हो, मुझे मामा से मिलना है, मामी से मिलना है, नाना नानी इत्यादि से मिलना है, आप क्यों मुझे रोकती, मुझे जाने दीजिए। तो बालक बड़ा हो गया, अब उसके जिद के आगे तो माँ ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। तो माँ ने कहा कि ठीक है, अब आप जा सकते हो, इसके लिए आपको अपने पिता प्रसेनजीत से आज्ञा लेनी होगी। वो राजा प्रसेनजीत के पास जाता है
आज्ञा मांगता है। तो राजा प्रसेनजित तो खुशी खुशी जाने दे रहे हैं, क्यों राजा प्रसेनजित को पता नहीं था हकीकत कि क्या घटना है, ये हकीकत पीछे क्या है, आखिर ये छुपाया जा रहा है, उनको तो पता नहीं था। तो उन्होंने कहा बिल्कुल। और पुत्र को पहली बार जब अपनी ननिहाल जाए तो पूरा राजसी व्यवस्था के साथ सेना भेज दी गई, बहुत सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई और सैनिकों को भेज दिया गया। और जब ये घटना या ये जो कहानी मतलब ये बात माँ को पता लगी, बासव खत्तिया को, तो वो उसको जो है बहुत ज्यादा डर हुआ, अब तो बहुत बड़ा अत्याचार हो जाएगा। ये बालक जब कपिलवस्तु जाएगा तो कपिलवस्तु में हालात को समझेगा, स्थिति को समझेगा, तब जाकर के कहीं बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, कहीं सच्चाई न पता लग जाए। तो वो बहुत डर गई और तुरंत ही बासव खत्तिया ने अर्थात विदुरव की मां ने, जो अपने गुप्तचर थे, जासूस थे, उनको कपिलवस्तु भेज दिया और सारी कहानी बता दी। तो कहानी मतलब जो हकीकत थी वो बता दी। जैसे ये कहानी अर्थात जो बात राजा मानाम को पता लगी, तो फिर उनको उसी तरह से तैयारी करनी थी, सारे के सारे लोगों के सामने फिर वही एक प्रकार से तरीका अपनाना था कि विदुरव को किसी भी तरह से जो है कि सच्चाई पता न लग पाए। तो छोटे जितने राजकुमार थे, जितने भी परिवार के छोटे राजकुमार थे शाक्यों के, उन सभी को ननिहाल भेज दिया गया, रिश्तेदारी में भेज दिया गया, किसी को नहीं रखा हुआ। जो बड़े ही रह गए, अर्थात जो विदुरव से बड़े थे वो वहां रह गए। जब विदुरव वहां जाता है तो परंपरा है, भारत की परंपरा कि बड़ों के पैर छूना, प्रणाम करना, तो ये सारा का सारा विदुरव ने किया। भाई करना ही था, क्योंकि उससे उम्र में जो बड़े थे तो उनको वो प्रणाम करना ही था उसको। और जो छोटे थे तो छोटे तो उसको देखने को मिले ही नहीं, तो बड़ा उसको आश्चर्य हुआ और उसने पूछ ही लिया कि आखिर ऐसा क्या है कि यहाँ पर हमारा या मेरा किसी ने एक प्रकार से मुझे प्रणाम नहीं किया, मैं सबको प्रणाम कर रहा हूं। तो राजा ने बहुत ही अच्छी चतुराई के साथ कहा कि अरे विदुरव, ऐसा है कि जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटे राजकुमार हैं, वो सारे के सारे प्रदेश से बाहर हैं, अर्थात कोई नानी के घर गया है, कोई मौसी के घर गया है। तो विदुरव ने कहा चलो ठीक है, ऐसा हो सकता है कि मैं भी अपने नानी के यहाँ आया हुआ हूँ। तो फिर जो है बात संभल गई। वो कुछ दिन तक वहां पर रहा, बहुत ही बढ़िया से सारा का सारा सत्कार किया गया, जो चाहो वो दिया गया, सारा का सारा बताया गया। लेकिन वो हकीकत उससे छुपा ली गई। उसके बाद वो विदा होता है, वापस श्रावस्ती की तरफ आता है। श्रावस्ती की तरफ जब चला आता है और अच्छी तरह से विदा भी किया जाता है, जैसे पहले जो आज भी विदा किया जाता है रिश्तेदार को, तो उसको भी विदा किया गया, क्योंकि वो तो भाई भांजा था परिवार का, वहां का अपने लड़की का पुत्र वो था। तो उसको जब विदा किया गया, अच्छी तरह से विदा हुआ, विदुरव बहुत ही खुशी खुशी अच्छी यादगारें लेकर के श्रावस्ती लौटा। अब लौटने के बाद क्या हुआ वहां देखिए। अब ये कपिलवस्तु की कहानी, जिस आसन पर, जिस शिला पर, अर्थात उस समय शिला ही रहे होंगे, पत्थर के जो आसन बनते थे, वहां पर भी जब बैठा था तो उसको विदुरव के जाने के बाद वहां के जो सफाई कर्मी थे उस पत्थर को धुल रहे थे, दूध और पानी से रगड़ रगड़ के धुल रहे थे। और धुलने की जब बात या कही जाए क्यों धुल रहे थे, तो वो जो धुलने वाली थी उसको पता था कि यहां पर दासी पुत्र बैठ गया, तो दासी पुत्र बैठ जाने की वजह से ये अपवित्र हो गया है, तो इसको धुला जा रहा है। तो वो अपना धुलने लगी, साफ सफाई करने लगी। उसी दौरान क्या होता है कि एक बहुत बड़ा टर्निंग मोड आता है कि जो सेना का एक सैनिक था विदुरव के साथ जो श्रावस्ती से आया था, उसका एक हथियार उस राजमहल में छूट गया। तो वो लौट करके जब वापस कपिलवस्तु आता है तो देखता है कि एक महिला जहां पर विदुरव बैठा था, तो उसको वो धुल रही है, और वो धुल रही है और कुछ बड़बड़ाई जा रही है। तो उसको तो पता नहीं था जो धुलने वाली कि ये जो बंदा है वो कौन है। तो उसने आखिर को उस सैनिक ने उससे पूछ लिया कि आप जो है इस पत्थर को, इस आसन को क्यों धुल रही हो। तो फिर वो कहती है कि इस आसन पर दासी पुत्र बैठा था, दासी पुत्र बैठने की वजह से ये अपवित्र हो गया है, और अपवित्र होने की वजह से इसको जो है साफ किया जा रहा है, दूध और पानी से साफ किया जा रहा है। तो ये बात जब सैनिक को पता लगी तो सैनिक के मन में एक प्रकार से देखा जाए कि बहुत दुख हुआ। उस समय तो उसने उससे कुछ नहीं कहा, जो सफाई कर्मी से कुछ नहीं कहा, चुपचाप आकर के विदुरव को सारी कहानी बता दी।
जब विदुरब ने ये कहानी जानी तो वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। अब उसके अंदर साक्यों का बदला लेने की एक आग धधकने लगी। अब उसने कहा अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं कि मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। और विदुरब ने कसम खाई कि जिस शिला को, जिस पत्थर से को वो लोग दूध और पानी से धुल रहे हैं, उस पत्थर को, उस पत्थर पर, उस फलक पर जब तक मैं साक्यों के मस्तिष्क का खून नहीं डाल दूंगा, खून से उस पत्थर को नहीं धुल दूंगा, तब तक मैं चैन नहीं लूंगा। उस खून से, उनके साक्यों के खून से धुलने के बाद उस पत्थर पे मैं बैठूंगा, ऐसी उसने प्रतिज्ञा की। राजा प्रसेनजित ने जब राजकुमार विदुरब की उदासी का कारण पूछा तो फिर विदुरब ने सारा का सारा किस्सा बता दिया। और किस्सा बताने के बाद फिर राजा प्रसेनजित भी बहुत ज्यादा दुखी हुए, बहुत ज्यादा क्रोधित भी हुए। लेकिन उस समय वो भगवान बुद्ध के शिष्य बन चुके थे। फिर वो भगवान बुद्ध के पास आकर के आते हैं, उनसे हाथ जोड़ते हैं और एक तरफ बैठ करके कहते हैं कि भगवान ऐसी ऐसी घटना हुई, मुझे क्या करना चाहिए। तो भगवान बुद्ध निश्चित रूप से नहीं चाहते थे कि युद्ध हो। तो बुद्ध ने कहा कि वो ना तो दासी है और ना ही उसका पुत्र दासी पुत्र है, वो एक महारानी है। और महारानी का पुत्र जो उत्पन्न हुआ है वो भी राजकुमार है, वो दासी और दास नहीं है, वो एक प्रकार राजकुमार और रानी है। तो इसमें जो है कि इस चीज को आपको नहीं सोचना चाहिए। तो फिर भगवान बुद्ध के समझाने के बाद प्रसेनजित जो है मान गए। तो फिर उन्होंने जो है आक्रमण करने का इरादा त्याग दिया कि ठीक है, उन्होंने उसको अपना लिया। अब जैसे ही जब राजा को पता लगा था, उससे पहले की बात, कि ये दासी पुत्र है और दासी जो है उसको, उन दोनों को, माँ बेटे को दोनों को निकाल दिया और जैसे दास और दासी रहते हैं उसी तरह से जीवन यापन वो करने लगे। निश्चित रूप से करना था, क्योंकि इतना बड़ा अपमान राजा प्रसेनजित का हुआ तो उनको दोनों को निकाल दिया और बहुत ज्यादा उनको कष्ट दिया। लेकिन ये जो अपमान है, अपमान की आग विदुरब के मन में धधकती रही, दिल में धधकती रही। उसने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। हालांकि विदुरब कुछ कर नहीं सकता था, वो तो राजा नहीं था। तो वो समय का एक प्रकार से इंतजार करने लगा, मौका तलाशने लगा। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने, जब राजा प्रसेनजित जेतवन में भगवान बुद्ध के से मिलने गए तो विदुरब ने अपने जो सेना का सेनापति था उसको अपने बस में कर लिया और एक प्रकार से कहा जा तख्ता पलट कर दिया। और जब राजा सेनापति जो राजा जेतवन गए तो उनके साथ सिर्फ और सिर्फ एक घोड़ा भेज दिया गया, एक दासी भेज दी गई। जब निकले वो देखा तो जब राजा का एक प्रोटोकॉल होता था, इतने घोड़े, इतने सारे सैनिक आते थे, तो कोई नहीं आया, सिर्फ एक दासी और एक घोड़ा। तो राजा को पता लग गया कि हमारे साथ अन्याय हो गया है, तख्ता पलट हो गया है। अगर घर जाते हैं, वापस जाते हैं तो शायद हत्या हो जाएगी। तो वो वहां से निकल करके मगध प्रदेश की राजधानी राजगीर आते हैं। राजगीर क्यों आते हैं? राजगीर का उस समय राजा अजातशत्रु था, जो कि बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के बाद, उनको कैद में डालने के बाद राजगद्दी संभाली थी। उसी प्रकार की तख्ता पलट की घटना श्रावस्ती में हो गई। विदुरब ने राजा प्रसेनजित को एक प्रकार से पदस्थ कर दिया, अपदस्थ कर दिया। अब वहां जाएंगे तो निश्चित रूप से शायद विदुरब उनको नुकसान पहुंचा दे। तो वो मगध में अर्थात राजगीर में आते हैं और सोचते हैं कि मैं अजातशत्रु से सब कहानी कहूंगा। और अजातशत्रु क्या था कि राजा प्रसेनजित का भांजा था, क्योंकि राजा प्रसेनजित और बिंबिसार आपस में बहनोई थी। राजा बिंबिसार की बहन प्रसेनजित के साथ ब्याही थी, राजा प्रसेनजित की बहन बिंबिसार के लिए ब्याही थी। तो आपस में ये दोनों जीजा थे, जीजा भी कह लो, जीजा साले भी कह लो, जो भी रिश्ता कह लो। तो और जो अजातशत्रु था, इस हिसाब से राजा प्रसेनजित का जो कि भांजा हुआ, तो उन्होंने सोचा कि मेरा जो भांजा है मेरी बात को सुनेगा और विदुरब को वो बंदी बना लेगा, क्योंकि मगध राज तो बहुत ज्यादा बलशाली था, वो इनको बंदी बना लेगा तो फिर जो है हालात ठीक हो जाएंगे। तो राजा वहां से भाग करके दौड़ते हुए घोड़े से भूखे प्यासे बेचारा वहां पहुंचा। जैसे राज के द्वार पर पहुंचा, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो फिर जो मेन दरबार होते थे बंद हो गए। अब बेचारा भूख प्यास से तड़प रहा था, गेट पर ही पहुंचा, उसको गेट के पास ही उनको रहने दिया गया। और पहले तो देखते ना, जो एक राज्य की दीवार होती थी उसको वो जो है फाटक बंद कर दिए जाते, उसके बाद एंट्री नहीं होती थी।
फिर सुबह तक का बेचारा इंतजार करने की कोशिश किया। राजा प्रसेनजीत वहीं गेट पर लेट गया, लेकिन भूख प्यास से इतना ज्यादा तनाव होने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। जब सुबह जो राजा दासवत ने देखा कि उनका मामा उनके यहाँ पर डेथ हो गई, तो फिर पूरा का पूरा राजकीय सम्मान के साथ उसका जो है अंतिम संस्कार किया। इसके बाद दोस्तों घटना क्या होती है कि विदुरव अब तो स्वतंत्र उसके पास सत्ता हो गई। अब वो चाहता था कि अब मैं जो सेना उसके पास है और कौशल का राजा बन गया है, तो क्यों अब मैं आक्रमण कर सकता हूँ, शाक्यों को सबक सिखा सकता हूँ। फिर उसके बाद वो पूरी सेना के साथ कपिलवस्तु की तरफ चल देता है। अब देखिए, कहते हैं ना कि वक्त का कैसा एक पहिया घूमता है। भगवान बुद्ध एक जगह पर बैठे होते हैं, एक पेड़ के नीचे। तो उस पेड़ में जो है पत्तियां नहीं होती हैं, सूखा पेड़ के नीचे बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं। और विदुरव भी उन भगवान बुद्ध को जानता था। उसके परिवार में उसकी माँ जो एक सत्कार करती थी। तो फिर वो आगे बढ़ता है, भगवान बुद्ध को देख करके वापस लौट जाता है कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से 3 बार वो वहां पर जाता है और भगवान बुद्ध उसको कोई उपदेश देते हैं, वो शांत होकर के वापस आ जाता है। चौथी बार भी जब वो जाता है, और बहुत तो उसके मन में एक प्रकार से क्रोध उत्पन्न हो रहा था, लेकिन बुद्ध के सामने वो एक प्रकार से नतमस्तक हो जाता था। चौथी बार जब आक्रमण करने गया, तो फिर भगवान बुद्ध ने उसको नहीं रोका। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि निश्चित रूप से जो शाक्यों ने गलत किया है, जो अकुशल कर्म किए हैं, उससे पहले की एक घटना भी है कि नदी में जो है जहर डाल दिया था, तो बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, काफी लोगों का हानि हो गया था। तो ये सब जो है कुकर्म थे। तो भगवान बुद्ध ने कहा अब मैं इसको नहीं रोकूंगा, अब शाक्यों को अपना जो गलत कार्य है उसका फल भोगना पड़ेगा। फिर जाकर के विदुरव आगे बढ़ जाता है। भगवान बुद्ध उस रास्ते में आते नहीं है, और विदुरव ने सैनिकों को कहा कि जो भी राजमहल में हो उसको हत्या नहीं करनी है, अर्थात मानव के जो परिवार के लोग हैं उसकी किसी की हत्या नहीं करनी है। आसपास जो भी शाक्य मिले उसको आप कत्ल कर दो, मार दो। फिर उसके सैनिक कहाँ रुकने वाले थे, तो कपिलवस्तु में जहां भी शाक्य मिले उनको कत्लेआम कर दिया। लोग इधर भागे उधर भागे, जो कि है बहुत ही बुरा हाल हो गया। कहीं न कहीं लोग अपने भागते फिरे। तो फिर वहां पर एक तालाब है, उस तालाब में बहुत सारे लोग मारे गए, सैनिकों ने घेर लिया। तो आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि अभी ये जो स्थान है जो इस वीडियो में दिखाया गया है, किस प्रकार से विदुरव ने यहाँ पर लोगों की हत्या की थी। ये खूनी तालाब है। आज हम आपको जो जगह दिखाने जा रहे हैं, उस जगह में शाक्य कुल के इतिहास की बहुत गंभीर और दुख भरा इतिहास छुपा हुआ है। और ये वो जगह आप देख रहे हो, ये तालाब, ये वो तालाब है जहाँ पर विदुरव ने हजारों की संख्या में शाक्यों को ला करके यहाँ पर उनका वध किया था। इसलिए ये जगह शाक्य कुल के लोगों के इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि राजा महानाम को बंदी बनाकर के विदुरव अपने वापस श्रावस्ती ले आता है। अब बंदी बनाकर क्यों उनके साथ अत्याचार करना था? अत्याचार करने का अर्थ कि जो दासी पुत्र के साथ खाना नहीं खा सकता था, तो उनको सबक सिखाने के लिए उनको साथ में खाना खिलाना चाह रहा था। अब महानाम तो ठहरे अपने उस एक प्रकार के घमंड में ही थे कि नहीं, दासी पुत्र के साथ तो भोजन नहीं कर सकते हैं। तो राजा ने कहा, महानाम ने पहले तो विदुरव ने कहा कि आइए हम लोग जो है अब नाश्ता साथ साथ करते हैं। तो राजा महानाम ने बहाना बनाया कि मुझे अभी नहीं करना है, मैं बिना नहाए नाश्ता नहीं करता। बहाना बनाया। तो राजा विदुरव ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि नाश्ता से पहले तो नहा लेना चाहिए। तो नहाने के बहाने बगल में जो तालाब था, तो तालाब में जाकर के महानाम ने कहा कि मैं वहां पर नहा के आता हूं। पहले तो नहाने का ऐसा ही सरोवर या तालाब होते थे, वैसे लोग नहाते थे। अब वहां पर जब नहाने गया तो राजा ने सोचा, राजा महानाम ने, कि इसके साथ दासी पुत्र के साथ भोजन करने से अच्छा है कि मैं तालाब में डूब करके मर जाऊं। दोस्तों, जैसे ही मानव उस जल में डूबने की कोशिश कर रहा था, उसी समय वो उस तालाब के जो प्रहरी नाग प्रहरी यहाँ आ गए और उसको लेकर के चले गए। अब राजा मानव को कहाँ लेकर के चले गए पता नहीं इसके बाद चला। तो फिर इसके बाद क्या होता है कि विदुरव ने जाना
समझा कि निश्चित रूप से ये मानव जो भाग गया होगा। तो श्रावस्ती के बाहर जो नदी बहती है अचरावती, तो अचरावती नदी के पास में जो सैनिक लगा दिए, उनको एक प्रकार से एक डेरा डाल दिया कि कहीं भाग ना पाए। तो रात में के समय में रात बहुत ठंडी थी। अब यहाँ एक घटना होती है, रात ठंडी थी, वहां बालू ठंडी थी, तो सैनिक थके हारे थे, कोई बालू पे लेट गया, कोई जमीन पे लेट गया। उसी समय ये घटना होती है कि उसी जो अचरावती में भयंकर बाढ़ आती है, भयंकर तूफान आता है। उस और बाढ़ और तूफान से जितने भी आसपास के लोग थे, जो सैनिक थे, वो सारे के सारे बह जाते हैं, सारे के सारे डूब जाते हैं, और राजा विदुरथ भी उस पानी में बह जाता है, पता नहीं लगता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से विदुरथ की जो कहानी थी, जिसने शाक्यों का अत्याचार किया, उनको नष्ट किया, उसके बाद शाक्य लोग जो है अलग अलग जगह पर छुप गए, भाग गए, कपिलवस्तु के आसपास चले गए, कुछ हिमालयन क्षेत्रों में चले गए, कहने को तो या सुनने को ऐसा भी मिलता है कि बौद्ध देश में भी चले गए, अन्य जगह पर चले गए। और उनमें से बाद में जाकर के, जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य भी उसी वंश के हैं, सम्राट अशोक भी उसी वंश के हैं, किसी ने अपना अपना नाम बदल लिया, किसी ने कुछ बदल लिया। तो ये जो अत्याचार विदुरथ का था, इस वजह से, इस तरह से जो है बाद में अंजाम दिया। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर मैं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए और दूसरों में शेयर भी कीजिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नव बुद्धाय टच द लेक। नमस्कार।